हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेडिएशंस के लॉज। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो रेडिएशन में हम देखते हैं। जैसे सोलर रेडिएशन की जब हम बात करते हैं या अर्थ से जब रेडिएशन निकलती हैं तो उन पर कुछ लॉ अप्लाई होते हैं। एंड ये वैसे तो साइंटिफिक लॉ हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी में भी इनको पढ़ते हैं। तो आज हम वही कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट लॉ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एंड इनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ हमें बताता है कि ऐसी बॉडी जो मैक्सिमम रेडिएशन अपनी एमिट कर रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने टेम्परेचर के वेवलेंथ से। ओके, यानी ये तो हो गई डेफिनेशन। ओके, अब इसका अगर आप शॉर्ट में समझें तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है यानी हायर टेम्परेचर, उसकी वेवलेंथ होगी छोटी। ओके, हायर द टेम्परेचर शॉर्टर द वेवलेंथ। ओके, ये हमें टेम्परेचर एंड वेवलेंथ का जो रिलेशन है ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ाया जाता है। ओके, अब देखिए इसमें ये की पॉइंट्स में ये फॉर्मूला हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, हायर द टेम्परेचर शॉर्टर द वेवलेंथ, लोअर द टेम्परेचर लॉन्गर द वेवलेंथ। टेम्परेचर कम है और वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है उसकी। ठीक है, लंबी वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ का मतलब क्या है? देखिए, जब रेडिएशन चलती हैं तो वो कुछ इस तरीके से चलती है। ओके, अब यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा वेव का पीरियड होता है इसी को हम कह रहे हैं वेव डिस्टेंस। जो है ये एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए, जब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ कैसी होंगी, उसकी वेवलेंथ छोटी होंगी। ओके, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उसकी वेवलेंथ कैसी होंगी, उसकी वेवलेंथ होंगी थोड़ी लंबी। ठीक है, बड़ी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। शॉर्टर वेवलेंथ कब होंगी, जब टेम्परेचर ज्यादा। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यही हॉटर द बॉडी, जब बॉडी हॉट होगी यानी टेम्परेचर उसका ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कैसी होंगी, शॉर्ट होंगी। अब मैंने आपको और अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब देखिए, यही एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये जो आप वेवलेंथ देख रहे हैं, टेम्परेचर इसमें क्या है, हायर टेम्परेचर है तो इसकी वेवलेंथ कैसी है, इसकी पीक ज्यादा है। ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर वाली वेवलेंथ क्या है, इसकी जो पीक है वो थोड़ी कम या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर वाली वेवलेंथ कैसी होती है, ऐसी, लेकिन लो टेम्परेचर वाली वेवलेंथ कैसी होगी, ऐसी। ओके, नाउ ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये हमें बताता है टेम्परेचर एंड वेवलेंथ किस तरीके से रिलेशन है इनके बीच में। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि टोटल एनर्जी radiated by a body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। यानी जो बॉडी एनर्जी निकालती है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर होती है। मतलब कि जिस भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके, इनके बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन है एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि दिस इज, मान लो कि ये है सन और ये हमारी अर्थ। अब देखिए, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, सन का टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर लो है। अब ये इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा एज कम्पेयर टू जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है। ओके, देखिए, हम सब चाहते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आती है सन से, ठीक है, और एक रेडिएशन होती है जो अर्थ से जाती हैं, ये है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ से जा रही है। ओके, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं उनकी हाई एनर्जी होती है क्योंकि वो सन से आ रही है और सन का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और अर्थ से जो रेडिएशन जा रही है, अर्थ का टेम्परेचर कम है तो वो कंपैरेटिवली ये इनका जो एनर्जी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू इंसुलेशन। ठीक है, तो ये यही इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। ओके, तो टेम्परेचर ज्यादा, एनर्जी भी उसकी ज्यादा रेडिएट करेगा वो एनर्जी। ओके, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द एनर्जी, रेडिएशन इंक्रीज रैपिडली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की फोर्थ पावर, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट मोर एनर्जी देन द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये हम बता चुके हैं कि सन से रेडिएशन जो एमिट होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट जैसे आपकी अर्थ। ओके, नेक्स्ट हमारा लॉ है क्रिशॉफ्स लॉ। ये लॉ क्या बताता है कि जो बॉडी गुड एब्सॉर्बर है रेडिएशन का, वो गुड एमिशन भी है। ठीक है, गुड एमिटर भी है, जो एब्सॉर्ब अच्छे से कर रही है, ठीक है, वो एमिट भी अच्छे से करेगी। ओके, एट द सेम टेम्परेचर। अब देखिए, इस डायग्राम से आप समझिए, जो ब्लैक सरफेस होती है वो अच्छे से क्या है, ज्यादातर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है।
तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेती है तो एमिट भी अच्छे से करेगी। ओके, तो हायर द एब्जॉर्प्शन हायर द एमिशन, ये ब्लैक सरफेस के एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एंड शाइनी सरफेस अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लो है तो एमिशन भी क्या होगा, लो होगा, लो एब्जॉर्प्शन लो एमिशन। तो यही एक इसके की पॉइंट है कि हायर एब्जॉर्प्शन लीड टू हायर एमिशन, ब्लैक सरफेस आर गुड एब्जॉर्बर, तो ये गुड एमिटर भी होंगे। ओके, शाइनी सरफेस आर पुअर एब्जॉर्प्शन, तो ये पुअर एमिटर्स भी होंगे। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ब्लैक कपड़े जो होते हैं वो सनलाइट में अगर आप काले कपड़े पहन के जाएंगे तो वो आपको गर्मी ज्यादा लगती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लैक कपड़े गर्मी को या रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, इस वजह से आपको हीट ज्यादा फील होती है। ओके, नाउ गुड एब्जॉर्प्शन एंड गुड एमिटर, ये है आपका क्रिशॉफ्स लॉ। नाउ प्लैंक्स लॉ। Planck's law gives our exact expression for the intensity of electromagnetic radiation by a black body at all wavelength at any temperature। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनका ये पूरे एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आती है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रम जो है ये वेरी करता है वेवलेंथ में, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि जो सन से रेडिएशन आ रही है उसकी बात कर रही है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहा है। ठीक है, ब्लैक बॉडी, अब देखिए ब्लैक बॉडी क्या, ऐसी बॉडी जो गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड एमिटर भी है, यानी जितने यूनिट आ रहे हैं उनको पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है और अच्छे से एमिट भी कर रहा है, तो उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी क्या है, ये एक थियोरेटिकल टर्म है, यानी एक आइडियल और थियोरेटिकल है, ये ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ओके, तो अब ये ऑल वेवलेंथ और एट एनी टेम्परेचर की बात करता है प्लैंक्स लॉ। हमने देखा था कि वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन कौन बता रहा था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सिर्फ मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही थी, यहाँ पे सारी वेवलेंथ की बता देता है कि किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी वेवलेंथ की इंटेंसिटी कैसी होती है। ठीक है, तो ये प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। ठीक है, ओके, अगर देखिए अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है इसका तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन जो इनकी वेवलेंथ है वो छोटी होगी। अगर हम देखें इसका टेम्परेचर लो है और इसकी इंटेंसिटी भी लो होगी, लेकिन यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो हायर होंगे, लॉन्गर होंगी। ओके, तो यही हमें प्लैंक्स लॉ बताता है कि टेम्परेचर ज्यादा, इंटेंसिटी भी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ कम, और ये सारी वेवलेंथ को बता देता है। ठीक है, दिस इज द प्लैंक्स लॉ। अगर आपको चारों लॉज को रिवाइज करना है तो इन शॉर्ट में आप देखेंगे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी शॉर्ट, हायर द टेम्परेचर शॉर्टर द वेवलेंथ। तो इनके बीच में क्या है, वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन है इन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके, उसकी एनर्जी भी ज्यादा रेडिएट करेगी वो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे सन का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो सन से जो रेडिएशन आती है वो ज्यादा रेडिएशन आती है अर्थ के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो क्रिशफ लॉ क्या कहता है, क्रिशफ लॉ हमें बताता है कि हायर एब्जॉर्प्शन जो बॉडी करेगी वो हायर एमिशन भी करेगी। ओके, ये हो गया आपका क्रिशॉफ्स लॉ। एंड प्लैंक्स लॉ क्या कहता है कि हायर द टेम्परेचर उसकी जो इंटेंसिटी होगी हाई होगी। ओके, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा, ये प्लैंक्स लॉ कहता है। ये थे रेडिएशंस के चारों लॉ। देखिए जितना ज्योग्राफी में पूछा जाता है, ये जितना अब तक पूछा गया है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये मैंने इस एक वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।